नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत सेनापति है और मनोबल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी भाषा का एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं। ये उस वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो है। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने पहला वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो देख चुके होंगे और उसका प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स बनाने के बाद आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। ये मैं आशा करता हूं आप सभी से। तो दोस्तों, आइए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अंतिम समय में पढ़े थे कि 3 प्रकार की भाषा होती है। पहला भाषा होता है लिखित भाषा, दूसरा भाषा होता है मौखिक भाषा और तीसरा भाषा होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि तीनों भाषाओं में सबसे सरल भाषा कौन सी होती है और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। दोस्तों, सबसे सरल भाषा होती है मौखिक भाषा। क्यों मौखिक भाषा सबसे सरल होती है? देखिए दोस्तों, मौखिक भाषा अर्थात बोलने में ये निर्भर नहीं करता कि आदमी पढ़ा लिखा है, साक्षर है या निरक्षर है। ये डिपेंड नहीं करता ना, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है ये भी डिपेंड नहीं करता। आप लोगों के घर के आसपास ऐसे कई व्यक्ति रहते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन फिर भी हिंदी बोल लेते हैं ना। जैसे हम पुराने मूवीज में भी देखते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे ग्रामीण लोग जो हिंदी भाषा का प्रयोग तो कर लेते थे, लेकिन जब उनका पुत्र जो बड़े शहर में रहता था उनको पत्र लिख के भेजता था तो वो पत्र पढ़वाने के लिए किसी शिक्षक या किसी शिक्षित व्यक्ति के पास जाके उस पत्र को पढ़वाते थे, लेकिन बातचीत तो कर लेते थे। उसी प्रकार हमारे घर के आसपास भी ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो बोल तो लेते हैं लेकिन लिखने में उनको दिक्कत जाता है। तो दोस्तों, सबसे आसान भाषा होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में उच्चारित वर्णों का, उच्चारित शब्दों का, उच्चारित वाक्यों का अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि तीनों भाषाओं में सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। तीनों भाषाओं में सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक भाषा। तीनों भाषाओं में सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक भाषा। क्यों सांकेतिक भाषा कठिन होती है? सांकेतिक भाषा इसलिए कठिन होती है क्योंकि दोस्तों संकेत हमेशा निश्चित नहीं होते। संकेत कोई निश्चित नहीं होते। जैसे हम सभी लगान मूवी तो देखे ही हैं। आप भी लगान मूवी तो जरूर देखे होंगे, आमिर खान का। तो उस लगान मूवी में क्या होता है कि जब क्रिकेट मैच होते रहता है अंग्रेज लोग वर्सेस ग्रामीण लोग, तो पूरे ग्रामीण लोग जब मैच देखने के लिए गए रहते हैं ना, उनमें कुछ 11 जो प्लेयर रहते हैं वो खेलते रहते हैं, बाकी जो ग्रामीण रहते हैं वो मैच देखने के लिए गए रहते हैं। वो दर्शक बन के पूरे ग्राउंड के चारों ओर बैठे रहते हैं। तो जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो वहां जो एम्पायर रहता है वो इस प्रकार से आउट का इशारा करता है। तो गांव वाले लोग ये सोचते हैं कि शायद पानी गिरने वाला है क्या, कि बादल तो नहीं है, कि आसमान सूखा है। उनको वो ये दे रहा था, उन लोगों को स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार से जो सांकेतिक भाषा का जो संकेत होता है वो स्पष्ट नहीं रहता। संकेत समय समय पर बदलते रहता है। संकेत होता है वो कोई निश्चित नहीं होता। दोस्तों, जब तक कोई सार्थक ध्वनि हमको सुनने को ना मिले, तब तक हर एक ध्वनि सांकेतिक भाषा है। और जब तक हमें सार्थक शब्द देखने को ना मिले तब तक हर शब्द या लिखा हुआ जो चिन्ह है सभी सांकेतिक भाषा है। चाहे वो चिड़िया का चहचहाना क्यों ना हो, चाहे वो गाड़ी का हॉर्न क्यों ना हो, चाहे वो कहीं कुछ चिन्ह लिखा हो वो क्यों ना हो, सभी चीज सांकेतिक भाषा है। जब तक उसका हमें सार्थक अर्थ समझ में ना आ जाए या किसी सार्थक ध्वनि या सार्थक शब्द का जब तक कोई ध्वनि या शब्द का सार्थक अर्थ हमें समझ ना आ जाए तब तक हर एक शब्द और ध्वनि हमारे लिए सांकेतिक भाषा है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है,
भाषा की विशेषता क्या होती है, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, भाषा का विकास क्रम कौन कौन से हैं, भाषा कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा क्या होती है। हिंदी भाषा को देखने के लिए हम तीन प्रकार के दृष्टिकोण पे नजर डालेंगे। तीन प्रकार के दृष्टिकोण देखते हैं हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए। पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिंदी भाषा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पहला देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण। और तीसरा हम देखेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हम तीन दृष्टिकोण में देखेंगे। पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण और तीसरा है राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हिंदी भाषा को सीखने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आइए इस पर नजर डालते हैं। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी भाषा और सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा को जगत जननी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे पुरानी भाषा और सभी भाषाओं की जो जननी है अर्थात मां है ना, वो है संस्कृत। तो विश्व में सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। प्राचीन काल में यही संस्कृत दो भागों में बटी थी। प्राचीन काल में यही संस्कृत दो भागों में बटी हुई थी। एक को वैदिक संस्कृत कहते थे और दूसरे को लौकिक संस्कृत कहते थे। एक वैदिक संस्कृत कहलाती थी और एक लौकिक संस्कृत कहलाती थी। वैदिक संस्कृत इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसी वैदिक संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक संस्कृत भाषा में उपनिषदों की रचना हुई थी और वैदिक संस्कृत भाषा में पुराणों की रचना हुई है। वैदिक संस्कृत इसलिए कहा जाता था क्योंकि वैदिक संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई है, उपनिषदों की रचना हुई है, पुराणों की रचना हुई है। चूंकि वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत की अपेक्षा कठिन भाषा थी। ये वैदिक संस्कृत भाषा केवल और केवल विद्वानों की भाषा थी, किंतु जो लौकिक संस्कृत भाषा थी वो उस समय आम जनता की भाषा थी, लोगों की भाषा थी, इसलिए उसे लौकिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। उस काल में, वैदिक काल में जो लोगों की भाषा थी उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता था। और हमने अभी पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जो भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती रहती है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती रहती है। क्योंकि वैदिक संस्कृत भाषा कठिन थी, इसलिए इसका विकास आगे नहीं हो पाया।
इसलिए इसका विकास आगे नहीं हो पाया। आगे जो संस्कृत भाषा का विकास हुआ उसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। आगे जो संस्कृत भाषा का जिस संस्कृत रूप का विकास होता है उसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। लौकिक संस्कृत भाषा में दो प्रमुख महाकाव्य लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत भाषा में दो प्रमुख महाकाव्य लिखे गए हैं। पहला है रामायण, पहला रामायण है और दूसरा महाभारत। लौकिक संस्कृत भाषा में दो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे गए हैं, जिसमें पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। अब हम लोगों ने देखा था कि भाषा का जो विकास होता है, भाषा का जो विकास होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। अब जैसे जैसे भाषा का आगे विकास होते गया, वैदिक काल के बाद जब बौद्ध काल आता है, जब महात्मा बुद्ध का समय आता है, उस समय संस्कृत भाषा के बाद एक नई भाषा का विकास होता है जिसका नाम है पाली, जिसका नाम है पाली। पाली बौद्ध काल की भाषा है। बौद्ध काल या बौद्ध धर्म देख लेते हैं। बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध का समय का जो काल है उस समय पाली भाषा का विकास होता है। क्योंकि जो पाली भाषा है वो संस्कृत भाषा की अपेक्षा सरल भाषा थी। इस समय जब महात्मा बुद्ध का जब समय रहता है, जब महात्मा बुद्ध का काल चलते रहता है, उस समय संस्कृत भाषा केवल और केवल विद्वानों की भाषा थी। संस्कृत भाषा केवल विद्वानों की भाषा थी, लेकिन उस काल में जो जन साधारण की जो भाषा थी वो पाली थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो कोई एक विशिष्ट भाषा संस्कृत में ना देकर जन साधारण की जो भाषा थी पाली, उसमें महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। इसलिए भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है वो लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब धीरे धीरे पाली भाषा के बाद एक नई भाषा का विकास होता है। पाली भाषा के बाद एक नई भाषा का विकास होता है जिसे हम बोलते हैं प्राकृत, प्राकृत या प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा ये महावीर स्वामी, जब जैन धर्म का जब समय चलते रहता है, जब जैन धर्म का जब विकास हुआ था, जब जैन धर्म का जब समय चलते रहता है तो उस समय प्राकृत भाषा का विकास होता है। उसी काल की भाषा है प्राकृत भाषा। ये जैन धर्म से संबंधित है। और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ आगम लिखा गया है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ आगम की रचना हुई है। अब क्या होता है, प्राकृत भाषा के बाद भाषा का स्वरूप धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। प्राकृत भाषा के बाद जो भाषा का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। जैसे धरातल पे जिस प्रकार होता है कि प्राकृत भाषा के बाद भाषा का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। प्राकृत भाषा के बाद भाषा का जो स्वरूप है धीरे धीरे बिगड़ना लगता है। जिस प्रकार एक उबड़ खाबड़ धरातल में भ्रंश पड़ जाते हैं, जिस प्रकार उबड़ खाबड़ धरातल में भ्रंश पड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राकृत भाषा का भी स्वरूप बिगड़ने लगता है और एक नई भाषा का विकास होता है। प्राकृत भाषा का जो स्वरूप बिगड़ने के कारण एक नई भाषा का विकास होता है जिसे हम अपभ्रंश के नाम से जाने जाते हैं। हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। जिसे हम अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं। प्राकृत भाषा के बाद भाषा का स्वरूप धीरे धीरे बिगड़ने लगता है जिसे हम अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। अब अपभ्रंश भाषा के बाद एक नई भाषा का विकास होता है जिसको कहा जाता है शौरसेनी, जिसे हम शौरसेनी के नाम से जानते हैं। शौरसेनी जिसे हम शौरसेनी के नाम से जानते हैं।
ये सौर सैनी लिखा हुआ है, सौर सैनी के नाम से हम जिसे जानते हैं। अब सौर सैनी भाषा के बाद जिस भाषा का विकास होता है उसे ही हम हिंदी भाषा कहते हैं। सौर सैनी के बाद जिस भाषा का विकास होता है, हिंदी भाषा का विकास होता है। सौर सैनी के बाद हिंदी भाषा का विकास होता है। सौर सैनी के बाद हिंदी भाषा का विकास होता है। अब एक प्रश्न आता है, या एक मैं प्रश्न करता हूं आप लोगों से कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। प्रश्न ये है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो विकल्प है वो इस प्रकार है। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। आपके पास पहला उसका विकल्प है वो है संस्कृत। आपके पास जो दूसरा विकल्प है वो है अपभ्रंश। तीसरा विकल्प है सौर सैनी। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न यह है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो इनमें से किस भाषा से हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो सौर सैनी भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो सौर सैनी भाषा से हुआ है, क्योंकि सौर सैनी भाषा के जस्ट बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ है। और यदि विकल्प में सौर सैनी नहीं दिया रहे, यदि विकल्प में सौर सैनी नहीं दिया रहे तो हम अपभ्रंश को उत्तर मानेंगे। यदि विकल्प में सौर सैनी नहीं दिया रहेगा तो हम अपभ्रंश को उत्तर मानेंगे, और यदि विकल्प में अपभ्रंश भी नहीं दिया रहेगा तो हम संस्कृत को उत्तर मानेंगे। यदि विकल्प में अपभ्रंश भी नहीं दिया रहेगा तो हम संस्कृत को उत्तर मानेंगे। किंतु दोस्तों जो मूल भाषा है वो संस्कृत ही है। यदि पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की मूल भाषा क्या है तो उत्तर होगा संस्कृत। दोस्तों अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था वो मध्य भारत में इसका विकास हुआ था। गंगा जमुना का जो दोआब है वहां उस तरफ मध्य भारत में हिंदी भाषा का विकास होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का संवैधानिक व राजनीतिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा को हम संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें 22 भाषाओं का जिक्र है। उनमें से एक भाषा हिंदी भाषा भी है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा का जिक्र है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 350 तक, फिर 351 तक, 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा का जिक्र है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बोली क्या है, भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। सबसे पहले देखते हैं बोली हम उसे कहते हैं जिसका क्षेत्र काफी सीमित है। बोली उसे कहते हैं जिसका क्षेत्र सीमित हो। जब यही बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो वो एक भाषा का रूप ले लेती है। वो एक भाषा का रूप ले लेती है।
बोली उसे कहते हैं, बोली और भाषा दोनों ही अभिव्यक्ति का माध्यम है। बोली और भाषा दोनों ही अभिव्यक्ति का माध्यम है। बोली जब एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जब यही एक विस्तृत रूप धारण कर लेती है तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। जब यही एक विस्तृत रूप धारण कर लेती है तो उसे ही हम एक भाषा कहते हैं। अब हम देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं, माँ अपनी जो जन्म देने वाली माँ है, जन्म देने वाली माँ के मुख से जो निकली हुई भाषा ना, जन्म देने वाली माँ के मुख से जो निकली हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। माँ के मुख से जो निकली हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। समाज और परिवार से इसका विस्तार होता है, और अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम मातृभाषा है। अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होता है मातृभाषा। अब हम देखते हैं राजभाषा। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में हो। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में हो। देश व राज्य, देश या राज्य के प्रशासन को संचालित करने वाली भाषा, देश व राज्य के प्रशासन को संचालित करने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है। और शासन संबंधित कार्य, शासन संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य राजभाषा के द्वारा से किया जाता है। शासन संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य राजभाषा के माध्यम से किया जाता है। राजभाषा को हम ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। हम देखते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। किसी देश के लगभग सभी या अधिकांश जनता द्वारा, किसी देश की लगभग सभी या अधिकांश जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। किसी देश की लगभग सभी या अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। भारत देश की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत देश की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है। इस मुश्किल की घड़ी में आप सभी घर पे रहिए, अच्छा पौष्टिक भोजन ही खाइए। बाहर का तला इत्यादि और जो वेस्ट फूड है, जो फास्ट फूड है, इन सब भोजनों का सेवन अभी कुछ दिनों के लिए ना करें। अभी केवल जो हेल्दी फूड है उसका ही सेवन करें। ये आप लोगों से निवेदन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।